हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे प्रतिमा का अनावरण। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी क्रेज के यू टर्न पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी, कांग्रेस को वोट देकर इसे बर्बाद ना करे। आपके पंजाब प्रधान भगवंत मान ने दी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती, मेरे खिलाफ लड़ना है तो धुरी से लड़े चुनाव। पूर्व गैंगस्टर लखा सधाना को किसान संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने दिया टिकट, लाल किला हिंसा मामले में थे आरोपी, मौत से लड़ेंगे चुनाव। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे और पीएम मोदी ने शुक्रवार को इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा लगाए जाने का ऐलान किया था। पीएम ने यह भी कहा था कि जब तक वो प्रतिमा तैयार नहीं हो जाती तब तक उस जगह पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा मौजूद रहेगी और पीएम मोदी आज शाम को इस होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे और प्रधानमंत्री ने आज इस अवसर पर ट्वीट कर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय को हमारे राष्ट्र के लिए नेताजी के महत्वपूर्ण योगदान पर गर्व है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती रविवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए गए बयान को वापस लेने पर मायावती ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज़्यादा खस्ता हालत है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला है। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें और भाजपा को वोट दें। मायावती ने अपनी ट्वीट में आगे कहा है कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नज़र में वोट काटने वाली पार्टियां हैं और ऐसे में भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की ज़रूरत है और जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर है। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान सीएम उम्मीदवार ऐलान होने के बाद आज दरबार साहिब के माथा टेकने के लिए जाएंगे और अमृतसर पहुंचने के बाद उन्होंने पंजाब के पानी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है और दूसरे राज्यों को पानी नहीं दे सकता है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को पंजाब बनाएगी, ना ही लंदन या कैलिफोर्निया। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा उन्हें चमकौर साहिब से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर कहा है कि सीएम चन्नी को उन्हें नहीं पता कि वह सीट रिजर्व है और वह खुद जनरल कैटेगरी से है, वह वहां चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर चन्नी उनके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह धूरी से उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली के सीएम है तो उनका पंजाब में आके लड़ना सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 2, चन्नी साहब को शायद ये भूल गया कि चमकौर साहब रिजर्व सीट है। अगर वो मेरे साथ लड़ना चाहते हैं, मैं भी नहीं चमकौर साहब से लड़ सकता, रिजर्व सीट है, तो वो दूरी आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे लोग। दूरी से मेरे खिलाफ वो कांग्रेस की टिकट पे लड़े, उनको पता चल जाएगा। मानहानि का केस कोई मत और चन्नी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब पे जो वर्ड बोलते मेरी तरफ से मेरे रिश्तेदारों को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, रिश्तेदारों ने तो उनको बदनाम किया है, हमने रिश्तेदारों को कब बदनाम किया? उन्होंने माना है कि मेरी रिश्तेदारों पर पैनी नज़र नहीं रख पाया, मैं उन पर कंट्रोल नहीं कर पाया, ये मेरी गलती है। तो कोई किसी को इनाम थोड़ी देता है मुख्यमंत्री बनने का कि ये 10 करोड़ ले लो, तेरे मास्टर जी या तेरे फुफ्फा जी मुख्यमंत्री बन गए। किसी न किसी काम के लिए दिए होंगे। तो चन्नी साहब को स्पष्ट करना चाहिए पंजाब के लोगों को कि वो 10 करोड़ किस काम के लिए।
उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की हार का जिम्मेदार ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को ठहराया है और कहा है कि पिछले चुनाव में सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थे और सपा के साथ इसलिए चुनाव हारे। इस बार ये लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम 400 सीट हासिल करेंगे। पिछले चुनाव में सपा की विकास पर फर्क पड़ गया भारी। देखिए, बलिया में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बलिया है और बलिया उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा हुआ है, बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है। जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में, माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में उत्तर प्रदेश का खजाने का मुंह बलिया की तरफ था। हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। हम लोगों ने विकास के लिए बिहार से बलिया को जोड़ने के लिए जनेश्वर मिश्रा सेतु का निर्माण करवाया। हमने स्वास्थ्य के लिए ट्रॉमा सेंटर बनवाने का काम किया। हमने खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाने का काम किया। हम लोगों ने दर्जनों सड़कें जो हमारे क्षेत्र की थी, बलिया की थी, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लगा करके हम लोगों ने सड़क को चमचमाती हुई सड़कें देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में नया कोई प्रोजेक्ट तो लाना दूर की बात रही, जो हमारे प्रोजेक्ट थे उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 7 जगह चुनाव हारेगी और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगी और जीत करके जाएगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसानों के संगठन संयुक्त समाज मोर्चा ने 35 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है और इसमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि नाम पूर्व गैंगस्टर लखविंदर सिंह और उर्फ लखा सिधाना है। लखा को संयुक्त समाज मोर्चा ने मोड़ मंडी से टिकट दिया है और संयुक्त समाज मोर्चा में किसानों के 22 संगठन साथ आए हैं और मोर्चा की ओर अभी तक उम्मीदवारों की 4 लिस्ट जारी हैं। और इसी दिल्ली में पुलिस ने लखा सिधाना के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर फैली हिंसा को लेकर केस दर्ज किया था और लखा पर हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस के 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था और लखा इसके बाद फरार हो गए थे। वहां 2021 फरवरी से भटिंडा की रामपुर फूल विधानसभा के तहत आने वाले गांव महराज में युवाओं की एक रैली को संबोधित करता नजर आया था। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा, जो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाला प्रमुख संगठन, उसने उस वक्त लखा से खुद को दूर कर लिया था। भेड़ाघाट में पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधा के साथ कैफेटेरिया की शुरुआत हो गई है और पंचवटी घाट पर पर्यटकों को जहां पहुंचने के लिए लिफ्ट की सुविधा दी गई है, वहीं पर्यटक यहां स्वादिष्ट व्यंजन का भी आनंद उठा सकते हैं। सबसे खास ऊंचाई से संगमरमरीय वादियों का आकर्षक नज़ारा पर्यटन का मज़ा दोगुना कर रहा है और मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्रीय अधिकारी KL पटेल ने बताया है कि पर्यटकों के लिए लंबे समय से कैफेटेरिया का निर्माण किया जा रहा था। करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से यह सुविधा तैयार की गई है, जिसमें इको टूरिज्म के तहत केंद्र सरकार से राशि मिली थी। इसमें पंचवटी घाट का जीर्णोद्धार और लिफ्ट का निर्माण किया गया है। अभी पंचवटी तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को आधा सैकड़ा से ज़्यादा खड़ी सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं और बुजुर्ग और दिव्यांग पर्यटक तो इसी वजह से पंचवटी घाट नहीं पहुंच पाते थे। उन्हें नौका विहार का आनंद भी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब लिफ्ट से उन्हें परेशानी नहीं होगी और पंचवटी घाट पर अपर रेस्ट हाउस को कैफेटेरिया में तब्दील किया गया है। आकर्षक साज सज्जा के साथ बाहर खुले में बैठक व्यवस्था भी पर्यटकों के लिए की गई है और ताकि लोग बाहर से नर्मदा नदी के आकर्षक नज़ारे देख पाएं। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया है कि कैफेटेरिया का संचालक पर्यटन विभाग की ओर से ही किया गया जा रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया है कि कैफेटेरिया का संचालक पर्यटन विभाग की ओर से ही किया जा रहा है। पिछले साल नवंबर के महीने में जिस उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 UPTET का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, अब रविवार या 23 जनवरी को वो फिर आयोजित किया जा रहा है और इस बार प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां
कर ली गई है। सुरक्षा भी ज़्यादा है और सावधानियां भी पहले से ज़्यादा रखी जा रही हैं। जानकारी मिली है कि यूपीटीईटी की परीक्षा 2 शिफ्टों में कंडक्ट करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट में 183 केंद्रों में 84,017 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं दूसरी शिफ्ट में 132 केंद्रों में 59,895 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12:30 तक ही रहने वाली है, तो वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। अब पिछली बार की तरह इस बार परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। ऐसे में इस बार 2 सेट बनाने की तैयारी है और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में इस बार क्वेश्चन पेपर के 2 सेट भेजे जाएंगे। अब कौन से सेट का इस्तेमाल किया जाएगा, ये फैसला परीक्षा वाले दिन ही लिया जाना है। यानी रविवार को ही पता चलेगा कि अभ्यर्थियों को कौन सा सेट के पेपर मिलने वाले हैं। इस तरह पूरी गोपनीयता रखी जाएगी और लीक की संभावना को ही खत्म कर दिया जाएगा। राजस्थान के नागौर में आरपीएफ हेड कांस्टेबल को 2 बुजुर्गों का रेलवे स्टेशन पर सोना इतना नागवार गुजरा कि उसने दोनों को लात घूंसे मारे और गालियां दी। वहीं इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो नागौर के मकराना रेलवे स्टेशन का है, जहां आरपीएफ हेड कांस्टेबल राम प्रताप स्टेशन पर सो रहे 2 बुजुर्गों पर बेरहमी से लात घूंसे बरसा रहा है और गालियां दे रहा है। इस घटना के बाद जिन बुजुर्गों की पिटाई की, उनमें से एक का शव रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में मिला है। मौत के बाद मामले में तूल पकड़ लिया है। हालांकि अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि मौत की पिटाई का कोई लेना देना नहीं है। बता दें, यह वीडियो करीब 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। आईपीएल 2022 के आयोजन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल टूर्नामेंट को आयोजन भारत में ही किया जाएगा और आगामी सीजन के सभी मुकाबले मुंबई में ही खेले जाएंगे। शनिवार को बीसीसीआई और सभी टीम फ्रेंचाइजी मालिकों के बीच हुई मीटिंग में बोर्ड ने अपनी पसंद के बारे में बताया है और पूरे टूर्नामेंट का आयोजन मुंबई के 3 स्टेडियम वानखेड़े स्टेडियम, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई और डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में किया जाएगा। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार इसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ी तो कुछ मुकाबलों का आयोजन पुणे में भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला को मार्च में 1 नहीं बल्कि 3 T20 मैचों की मेज़बानी मिल सकती है। ऐसा अवसर कोरोना महामारी के कारण मिल सकता है। पहला मैच 13 मार्च को होना है और बीसीसीआई के सूत्रों के अनुसार भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र वनडे और T20 सीरीज के 3 मैच एक ही स्थान पर करवाने की योजना बनाई जा रही है, ताकि खिलाड़ी और स्टाफ पर कोरोना संक्रमण का खतरा न बने। धर्मशाला स्टेडियम में वर्ष 2016 से लेकर 2020 तक 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द हो चुके हैं और वर्ष 2016 में धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला T20 वर्ल्ड कप का मैच राजनीतिक कारणों से रद्द हुआ था। इसके बाद सितंबर 2019 और 12 मार्च 2020 को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था। अब यही मैच धर्मशाला में हो सकते हैं। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के धानीपुर हवाई पट्टी के पास VTAMU ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होकर अचानक खेत में जा गिरा है और साथ ही धानीपुर हवाई अड्डे से प्रशिक्षण कर रहे 2 पायलटों ने प्लेन घने कोहरे की वजह से खेतों में पलटी खाकर जा गिरा है, जिसके इलाके से हड़कंप मच गया है। और साथ ही आपको बता दें कि जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह एयरक्राफ्ट खेत में गिरते ही आसपास के ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया। तो वहीं अचानक एयरक्राफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है और जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा के पिलखोनी गांव में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनंद फानंद में हुई लैंडिंग के कारण प्लेन 2 पटली खाने के बाद खेतों में जा गिरा, जिससे पायलटों को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ये जो है रात फ्लाइंग के लिए गए थे। एक इसमें सोरेम जो है वो थे पायलट जी, और अजय यादव इसमें करीब थे। और ना अजय यादव, अरुण यादव।
अरुण यादव जो है इसमें शिक्षार्थी थे। शिक्षार्थी। अच्छा। तो ये रात कोहरे में जो है ये वहाँ पे पिलखनी के जंगल में गिर गया। तो उसमें कोई हताहत हुआ है? नहीं, हताहत कोई नहीं हुआ, हल्की मामूली सी वैसी चोट चाट थी, मामूली वैसी। जहाज तो जो है उतरने के बाद में ये पलट गया, काफ़ी है, आधा क्षतिग्रस्त है आगे से सारा। वो जांच की है उन्होंने, जो है करीब 3-4 घंटे भी मौके पर जाकर जांच की। संभल के चंदौसी में स्थित AM वर्ल्ड स्कूल के संचालक अनूप मंगलम ने शिक्षा जगत से जुड़े कुछ सवालों का जवाब किया, जिसका उन्होंने बड़ी बारीकी से जवाब दिया है। आपको बता दें कि एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। उन्होंने कोरोना काल में अपने स्कूल के स्टाफ को सैलरी देने के साथ समाज के लिए भी कुछ अच्छे कार्य किए। मीडिया ने शिक्षा जगत से जुड़े कुछ सवाल किए हैं, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है। आइए जानते हैं कि AM वर्ल्ड स्कूल के संचालक अनूप मंगलम ने क्या कुछ कहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश रत्न का अवार्ड मुझे नहीं मिला है, ये अवार्ड AM वर्ल्ड स्कूल को मिला है और इसका श्रेय स्कूल के स्टाफ, बच्चे और पेरेंट्स को जाता है। मैं तो केवल उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहा था। देखिए, बच्चों के भविष्य से बड़ी और क्या समाज की जिम्मेदारी होगी। बाकी हाँ, अगर ऐसे अवार्ड मिलते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और कुछ अच्छा करने की भी इच्छा करती है। देश में लगातार तीसरे दिन नए कोरोना केस घटे हैं। शनिवार को 3,31,372 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2.58 लाख लोग ठीक हुए हैं, जबकि 520 लोगों की मौत हुई है। पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में करीब 6,000 की कमी आई है और शुक्रवार को 3.37 लाख संक्रमित मिले थे और 488 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इससे एक दिन पहले गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में 21.44 लाख एक्टिव केस हैं और शुक्रवार को एक्टिव केस की संख्या 21.13 लाख थी। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है और कुल एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को 1 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 22 दिन में कुल एक्टिव केस 21 गुना हो गए हैं। और इसी बीच दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 45 मौतें दर्ज की गई हैं। यह आंकड़ा एक दिन में तीसरी लहर से सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 5 जून को एक दिन में 60 लोगों की जान गई थी। वहीं दिल्ली में कोरोना के 11,486 नए केस मिले हैं, जो कि एक दिन में पहले मिले केस के मुकाबले 7% ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में एक दिन में 11,253 नए केस सामने आए हैं। 8 मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं। इंदौर, भोपाल में 2-2, जबलपुर में और ग्वालियर, उज्जैन और खरगोन में 1-1 मौत रिपोर्ट हुई है। एक्टिव केस की संख्या 66,136 पहुंच गई है। 5,497 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में 1,118 संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 142 ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। आपको बता दें कि भोपाल में 24 घंटों में कोरोना के 1,910 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अस्पताल में 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई है। कोरोना से पूर्व मुख्य सचिव और परशुराम भी संक्रमित हुए हैं। संक्रमितों में 103 बच्चे भी शामिल हैं। 21 डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं और कोरोना से अस्पताल में जिन 2 मरीजों की मौत हुई है, इनमें से एक 7 जनवरी को यहां भर्ती हुए थे। उनकी 56 साल उम्र है, जबकि दूसरी मौत 55 साल के व्यक्ति की है जो 15 जनवरी को भर्ती हुए थे। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 14,829 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण से 17 और मरीज की मौत हो गई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शनिवार शाम तक राज्य में कोरोना वायरस के 14,829 नए संक्रमित मिले हैं और नए मामलों में राजधानी जयपुर में 3,988, जोधपुर में 1,144, अलवर में 1,222, उदयपुर में 767, अजमेर में 655, भरतपुर में 615,
पाली में 585, कोटा में 527 संक्रमित शामिल हैं और जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को राज्य में 10,366 लोगों ने संक्रमण को मात दी है। विभाग के मुताबिक इस संक्रमण से 17 मरीजों की मौत हुई है। इनमें से जोधपुर में 5 मरीजों की, जयपुर में 3 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में इस घातक संक्रमण से अब तक कुल मिलाकर 9,076 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में रविवार रात से मास्क को अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जमावड़ों पर रोक लगा दी जाएगी। किसी कार्यक्रम में सिर्फ सीमित संख्या में लोग ही शामिल हो सकेंगे। और आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में एक शादी के बाद ओमिक्रॉन के 9 केस सामने आए थे। इसके बाद यहां पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है और यहां पर एक परिवार ऑकलैंड से शादी समारोह में शामिल होकर प्लेन से साउथ आइसलैंड लौटा था। इसके बाद परिवार के सदस्य और फ्लाइट अटेंडेंट भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसके बाद न्यूजीलैंड में प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। और वहीं न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा ने रविवार को कहा है कि उन्होंने देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के चलते अपनी शादी कैंसिल कर दी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ ने राजधानी में बारिश का नया रिकॉर्ड बना दिया है और शनिवार तक हुई बारिश को मिलाकर इस साल जनवरी में 69.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और बीते 32 सालों में तीसरी सबसे ज़्यादा बारिश है। इससे पहले 1995 में भी 59.8 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। हालांकि इससे ज़्यादा 1989 में 79.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों में दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं सोमवार से मौसम खुलने की संभावना है। मौसम विभाग के शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए मध्यम स्तर तक की बारिश की संभावना जताई थी। ऐसे में तड़के शुरू हुआ बारिश की दौर देर शाम तक जारी रहा और वहीं दोपहर में रुक रुक कर बारिश होती रही और बादल छाए रहे। बीते 24 घंटों में सुबह 8:30 बजे तक 4.9 और शाम 5:30 बजे तक 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते राज्य में बारिश का कहर जारी है, जिससे हांड कपा दिए हैं। शनिवार को हुई झमाझम बारिश के बाद भी मौसम अभी तक साफ नहीं हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि आगामी 2 दिनों तक इसी तरह बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश होने के आसार कम हैं। बुधवार को मौसम साफ हो जाएगा और बादल भी छट जाएंगे। बुधवार से सूरज चमकने और सर्दी से राहत मिलने की उम्मीद है। शनिवार को हिसार और आसपास के एरिया में 21.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। जनवरी महीने में अब तक कुल 64.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। रविवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंचने और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक रहने का अनुमान है। 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है, जिससे ठंडक बढ़ेगी। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 23 जनवरी तक रहने की संभावना है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।